अचगत मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग मेरे पास कहानियाँ भेजा करते हैं। और आज ये जो कहानी है ये एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी कासिम वली ख़ान साहब ने मुझे अफ़गानिस्तान से शेयर की है। ये बताते हैं, जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये हमारे घर की एक इस तरह की कहानी है जो कि ज़बान ज़द आम है। और ये कहानी बेसिकली मेरे फ़ादर के साथ 1970s में उस दौर में पेश आई थी, जिस दौर में हमारी फैमिली अफ़गानिस्तान के एक छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव में रहा करती थी। ये जो गांव था, इसका जो आप कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स थे, वो कुछ इस तरह से थे कि इसके चारों अतराफ में पहाड़ी पहाड़ मौजूद थे। एक तरफ एक छोटी सी झील मौजूद थी और उसके बिल्कुल बराबर में ये गांव आबाद था। अगर आपको इस गांव से निकल के दूसरे गांव जाना हो या दूसरे शहर जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र आपको तय करना होता था। अगर आप आज की भी बात करें तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। और ख़ास तौर पे जिस दौर का ये किस्सा, ये कहानी है, उस दौर में स्ट्रीट लाइट्स या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे मौजूद नहीं था। खैर, अब आते हैं किस्से की तरफ। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर दूसरे गांव के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर जाते, वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते और कोशिश करते कि असर से मगरिब के दरमियान खैरियत से वापस आ सकें। लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह की बात ज़रूर होती है जिस बात से या जिससे आप बचना चाहते हैं। वैसे ही मेरे फादर के साथ हुआ कि जब वो दूसरे गांव से हमारे गांव के लिए निकले तो बज़ाहिर लग रहा था कि ये खैरियत से टाइम पे यानी मगरिब के टाइम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि रास्ते में इनको एक दो और काम निपटाने पड़े। और जब ये उन कामों से फ्री हुए तो अब्बू बताते हैं कि रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हो रहा था। हालांकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो मुझे मना कर रहे थे कि इतनी रात में तुम्हारा इस तरह का सफ़र करना ठीक नहीं है। लेकिन हम गांव के लोग थे, इतनी जल्दी डरना या परेशान होना हमें राज नहीं आता था। यही सोचने के बाद मेरे फादर बताते हैं कि मैं अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। और मेरा ख्याल था कि 2-2.5 घंटे का जो भी रास्ता है इसको खैरियत से तय करके मैं अपने गांव के अंदर ना सिर्फ दाखिल हो जाऊंगा बल्कि मेरे घर वाले भी मुतमईन हो जाएंगे कि मैं टाइमली या उसी दिन अपने घर में वापस आ चुका हूँ। और बात ठीक भी थी कि अगर आप टाइम पे घर ना आए या आपके बारे में किसी को कोई मालूमात ना हो तो आपको बहुत सारे वहम, बहुत सारे ख्यालात तंग किया करते हैं। शायद यही वजह थी कि मेरे अब्बू ने ज़िद की कि वो खैरियत से उसी रात अपने गांव वापस पहुंच सकें। खैर, अब्बू बताते हैं कि जब मैं उस रास्ते पे चल रहा था जो कि हमारे गांव की तरफ आया करता था, तो ये जो रास्ता था, क्योंकि ये रास्ता मुझे याद था, मेरे हाथ में एक स्टिक मौजूद थी, दूसरे हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ सामान और पैसे वगैरह मौजूद थे। मैं अपने तौर पे उस रास्ते पे चलता हुआ अपने घर, अपने गांव की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही ये जो नहर वाला हिस्सा है, ये नहर वाला हिस्सा शुरू हुआ तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम से या तो हवाओं की शिद्दत में इजाफा हो चुका है या फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ या जो भी खेत वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो चुके हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चलता चला आ रहा है। शुरू शुरू में ये जो आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ थी कि जैसे कोई भारी कदमों के साथ मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि ना सिर्फ मेरा पीछा किया जा रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो जो भी वजूद है वो ज़मीन के ऊपर कदम रखता है, एक तो इन कदमों के भारी होने का एहसास होता है और दूसरा ऐसा फील होता है कि जैसे जो भी है उसने अपने पाँव में कोई पाजेब, पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। उसके हर दफ़ा पाँव रखने पे मुझे घुंघरू के बजने की आवाज़ सी महसूस होती और यूँ मुझे ऐसा लगता जैसे कोई सनफ़े नाजुक कोई औरत है जो भटकती हुई या रास्ता भूल के इस तरफ आके बैठ चुकी है और शायद उसको मैं यहाँ से गुज़रता हुआ नज़र आया हूँ और उसने मुझे शहर या अपने गांव जाने के लिए फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी अनजान जगह पे, किसी अनजान रास्ते पे होते हैं तो आपके गुम होने का इम्कान हुआ करता है। और अक्सर मुसाफिर रास्ता भटक जाने की वजह से दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में चले जाया करते थे। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जब बात इससे बढ़ना शुरू हुई, यानी कि जब मेरे अब्बू को ये लगने लगा कि साथ साथ, यानी ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई इनको पुकार रहा है या कुछ अजीब सी सीटी की सी आवाज़ें जो मेरे अब्बू को मुसलसल सुनाई दे रही थी,
गर्ज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हरबों से मेरे अब्बू को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा रहा था, और वो जो भी वजूद था, जो भी मखलूक थी, वो चाहती थी कि वो मेरे अब्बू को मुखातिब करके वहाँ पे यानी आगे बढ़ने से रोक सके। अब्बू बताते हैं कि जब ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी रुका। और रुकने के बाद जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो शायद मैंने इससे हसीन और जमील लड़की को इससे पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो कि इस अंधेरे में भी ना सिर्फ पुरनूर लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल, उसके गाल, उसका चेहरा, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा बहुत ज़्यादा नायाब है, और ऐसा वजूद, ऐसे बाल, ऐसी शक्ल शायद किसी और को नसीब हुई हो। हैरान कुन बात ये थी कि जब मेरे अब्बू बताते हैं कि मैंने ऊपर से नीचे तक उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि जब ये पाँव रखती है तो इसके पाँव इतने भारी से या इसकी आवाज़ इतनी भारी सी क्यों महसूस होती है। बिला आखिर जब ये पाँव रखती है तो पायल या घुंघरू यकीनन इसने पहन रखे होंगे, इसकी वजह से पायल और घुंघरू की आवाज़ भी मुझे वाज़े तौर पे सुनाई दिया करती है। यही सोचने के बाद मेरे अब्बू बताते हैं कि जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पाँव की तरफ पड़ी तो अब्बू को थोड़ा सा अजीब सा लगा। अब्बू को ऐसा लगा जैसे उस औरत के जो पैर हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं, बल्कि उल्टे होने के साथ साथ उन पैरों पे बेतहाशा लंबे लंबे बाल भी मौजूद हैं। यानी जिस कदर हसीन व जमील उसका चेहरा था, उतना ही बदसूरत उसका निचला हिस्सा या उसके पाँव थे। खैर मेरे अब्बू बताते हैं कि मैंने जैसे ही उसके उल्टे पाँव की तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था यकीनन ये वही मखलूक है जिस मखलूक से बचने के बारे में हमें बहुत सारे किस्से, कहानियाँ न सिर्फ बचपन से सुनाई जाती हैं, बल्कि हमें ताकीद की जाती है कि रात के इस पहर में अंधेरे में जाने से गुरेज करना चाहिए। अब्बू बताते हैं कि मैंने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत या सूरतें मुझे आया करती थीं, मैंने उनकी तिलावत करना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की तो अब मैं जब आगे बढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मेरे पीछे जैसे कोई भी नहीं फॉलो कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने ये लेक वाला हिस्सा या झील वाला हिस्सा क्रॉस किया तो अब मैं मुकम्मल तौर पे सुकून के अंदर आ चुका था, और मुझे यकीन था कि अब ये जो भी मखलूक थी ना सिर्फ यहाँ से जा चुकी है, बल्कि आगे भी इंशाल्लाह वो मुझे तंग नहीं करने वाली है। लेकिन हाँ, मेरे अब्बू बताते हैं कि मुझे घर पहुँचते पहुँचते शदीद बुखार हो चुका था, और इस बुखार की वजह से मैं तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ते तक मुसलसल अपने बेड पे, अपने गद्दे पे आराम करता रहा। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी इस वाक़े को, इस कहानी को मैं याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि एक लम्हे के लिए मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं दोबारा से मेरी ज़िंदगी में कहीं ऐसी ही कोई रात दोबारा से आ गई तो अब की बार शायद मेरा बचना नामुमकिन होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 94 से 95 के दरमियान मैं एक सिक्योरिटी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करता था। मेरी जो रिहाइश थी उस दौर में मलीर से अगर आप आगे बढ़ें यानी कायदाबाद की तरफ बढ़ना शुरू करें तो लेफ़्ट और राइट पे कुछ खेतनुमा एरिया मौजूद था, उसके साथ ही हमारा घर मौजूद था। और अक्सर ऐसा होता था कि काम के सिलसिले में जो हमारी कंपनी थी वो मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी पोस्टिंग किया करती थी। अब जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी जहाँ जहाँ पे हमें हमारे सुपरवाइज़र्स भेजा करते थे, हमें वहाँ पे उन्हीं की कंडीशंस के मुताबिक जॉब करनी होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस दौर में क्लिफ्टन के अंदर एक बंगले के बाहर चौकीदार के तौर पे काम कर रहा था। मेरा काम इस बंगले की जो सिक्योरिटी थी उसको यकीनी बनाना था, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फैमिली रहा करती थी उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं अपने घर पहुंच जाया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि मुझे आते आते रात के 1 या 2 बज चुके थे। अजीब बात यह थी कि जो मेरे मालिकान थे, यानी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था,
उन लोगों के अंदर ज़रा बराबर भी इंसानियत मौजूद नहीं थी। उनको जब अपना कोई काम होता, उनके कोई गेस्ट आ रहे होते, ख़ास तौर पे फॉरेन कंट्री से जब उनके लोग आया करते, तो वो मुझे रात को 2 या 3 बजे फारिग किया करते। अब इतनी रात में ना ही मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम मौजूद था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। कभी मैं लिफ्ट मांगता, कभी मैं रक्षा करता, गर्ज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुश्किलात के साथ साथ अपने घर पहुंचा करता था। वैसे ही शदीद सर्दी हो रही थी और जब मैं उनके घर से निकला तो मेरा ख्याल है कि पौने 1 बजे का टाइम था। मैं उसी उम्मीद पे था कि मैं बाहर निकलूँगा, यकीनन कोई ना कोई बाइक वाला, कोई ना कोई गाड़ी वाला रोड की तरफ यानी कम से कम शाहर फैसल की तरफ जा रहा होगा और मैं उससे लिफ्ट मांग के आगे की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा। वैसे ही हुआ कि जब मैं बाहर निकला तो इत्तफाक से एक गाड़ी वाला मिल गया। उस गाड़ी वाले ने मुझे गोरा कब्रिस्तान के एग्जैक्टली सामने उतारा। अब जब मैं गोरा कब्रिस्तान पे उतरा तो मैंने पैदल मलीर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जिन लोगों का ताल्लुक कराची से है उनको अंदाज़ा होगा कि शाहर फैसल पे यानी गोरा कब्रिस्तान से अगर आप मलीर की तरफ जाएं तो पैदल चलने में तकरीबन 2 या सवा 2 घंटे का वक्त लगा करता है। तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम था और मैं इसी उम्मीद पे था कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी, कोई बाइक वाला ज़रूर गुजरेगा और मुझे आगे तक छोड़ देगा। अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि मुझे एक बाइक वाला मिला और हुस्न इत्तफाक ये था कि उस बाइक वाले ने मुझे शाह फैसल कॉलोनी जहाँ पे शुरू हुआ करता है उससे आगे एक मज़ार मौजूद है जो कि मेरा ख्याल है कि मलीर की हदूद के अंदर दाखिल है। उस मज़ार से कुछ तकरीबन 15 या 20 मिनट के फासले पे उतार दिया। अब यहाँ से जो मेरे घर का डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था, या आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर था। मेरा ख्याल था कि मैं आधे पौन घंटे में इस रास्ते पे चलते हुए अपने घर बआसानी पहुँचने वाला था। खैर जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और इत्तफाक से जब मेरा सामना उस गली से या उस जगह से हुआ जिसको मज़ार वाली गली कहा जाता था, तो पता नहीं एकदम से मैंने कि उस गली के अंदर जो कि मज़ार वाली गली थी झांकना शुरू कर दिया। हालांकि इतनी सर्दी में जबकि दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था, रोड मुकम्मल तौर पे सुनसान हुए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस कराची में सारे के सारे इस कराची को छोड़ के कहीं जा बसे हैं। अब जैसे ही मैंने उस मज़ार वाली गली में झांकना शुरू किया तो एक अजीब सा मंजर था। जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, इस मज़ार से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 घर छोड़ के एक बड़ा सा बेरी का दरख्त मौजूद था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने उस गली के अंदर झांकना शुरू किया है तो मुझे कुछ अजीब सी किसी औरत के रोने की सी आवाज़ आना शुरू हो गई है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो सिसकियाँ ले लेके रोना शुरू कर चुकी है। अब बेसिकली मैं एक सिक्योरिटी इदारे से था और मेरे अंदर लोगों की मदद करना या लोगों के मुश्किल वक्त में काम आना ये मेरे खून के अंदर या मेरी जॉब के अंदर शामिल था। खैर अब मैंने जब इस औरत की आवाज़ पे गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि वो जो बेरी का दरख्त मौजूद है उसके पीछे की तरफ से उस औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। अगर आप शाहर फैसल की बात करें या इस एरिया की बात करें तो गए वक्तों में यहाँ पे इस तरह के ज़्यादती के, अगवा के, या आप कह सकते हैं कि औरतों के साथ बदतमीज़ी के बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहे हैं। ये सोच के मैंने जब मज़ार वाली गली से अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया और जब मेरी नज़र मज़ार के ऊपर पड़ी तो एक पुरस्रार खामोशी थी। ऐसा लग रहा था ये जो मज़ार है ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ है और दूर दूर तक ना ही इसका कोई रखवाला मौजूद है और ना ही यहाँ पे कभी कोई मौजूद रहा होगा। जैसे जैसे मैं उस बेरी के दरख्त की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे यकीन हो चला था कि इस दरख्त के बिल्कुल पीछे की तरफ वो औरत मौजूद है जो कि सिसकियाँ ले लेके बहुत बुरी तरह रो रही है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कुत्तों ने भी न सिर्फ भौंकना बल्कि रोना शुरू कर दिया था। हमारे बड़े कहा करते थे कि अगर कुत्ते रोना शुरू कर दें तो कोई ना कोई बुरी खबर मिलने वाली होती है। एक अजीब सा डर था, एक अजीब सा खौफ था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है और इन सर्द रातों में एक अजीब खौफ के हमरा मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। खैर जैसे ही मैं उस बेरी के दरख्त के बिल्कुल साथ पहुंचा और मेरी नज़र उसके पीछे की तरफ पड़ी
तो मैंने देखा कि कोई औरत जो कि बज़ाहिर बहुत ही साफ़ सुथरी, ऐसा लग रहा है जैसे उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है, उस बेरी के दरख्त के एग्जैक्टली पीछे बैठी हुई है और उसने अपने मुंह को अपने घुटनों के दरमियान या अपनी गोद में रख के रोना शुरू किया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तकलीफ में है या किसी परेशानी में है। और हैरान कुन बात यह थी कि जब उसने अपने मुंह को अपनी गोद में या अपनी टांगों के बीच में रखा हुआ था तो मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल बहुत ही हसीन और जमील, बहुत ही लंबे बाल हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू या इतर का उसने इस्तेमाल किया हुआ है। एक अजीब अजीब सी धीमी धीमी सी महक थी, एक खुशबू थी जो मुसलसल मुझे उस औरत के शहर में मुब्तला करती चली जा रही थी। हालांकि मैं बुनियादी तौर पे मजबूत आसाब का मालिक था, चाहे आप करैक्टर की बात करें या आप दिमाग की बात करें, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये खुशबू मेरी नाक के ज़रिए मेरे दिमाग पे असर कर रही है, मैं मुकम्मल तौर पे माऊफ होता चला जा रहा हूँ। जितना मैंने उस औरत को देखा था और जहाँ तक मेरी उस औरत के हाथों पे या उसके शानों पे नज़र पड़ी थी, ऐसा लग रहा था उस औरत ने बेतहाशा चूड़ियाँ पहन रखी हैं। उसकी उंगलियों पे 2 या 3 सोने की अंगूठियाँ मौजूद थीं और ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहाँ का हुस्न उस औरत के अंदर समा चुका है। अब जबकि मैंने अब तक उसके चेहरे को नहीं देखा था, मैं मुकम्मल तौर पे उसके शहर में गिरफ्तार हो चुका था और अब मैं अपनी जान पे खेल के या किसी भी कीमत पे इस औरत की मदद करना चाहता था। मैं मुसलसल वहाँ पे खड़ा हुआ इस औरत से मुखातिब होने की कोशिश कर रहा था और मैं उससे कह रहा था कि ए बीबी, तू कौन है और इतनी रात में इस तन्हा गली में इस दरख्त के नीचे क्यों बैठी हुई है? आखिर तेरे साथ हुआ क्या है कि तू इतनी बुरी तरह न सिर्फ रो रही है बल्कि तुझे देख के ऐसा लग रहा है तेरे ऊपर गमों का आसमान टूट पड़ा है। मेरी इन बातों को सुन के बजाय वो इसके कि मेरी बातों का जवाब देती, मुसलसल वो अपने मुंह को अपनी गोद में रख के रोती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेरी आवाज़ या तो सुनाई नहीं दे रही, और अगर सुनाई दे भी रही है तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती थी। तकरीबन 3 या 4 बार मुसलसल मैंने उस औरत से उसके गम के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन वो थी कि मेरी बातों को न सिर्फ नज़रअंदाज कर रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जानते बुझते वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से एम्बुलेंस की या जैसे कि पुलिस मोबाइल गश्त पे होती है उस तरह के सायरन की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे शहर फैसल पे यानी बैक साइड वाला जो रोड है, जो कि मलीर वाला रोड कहलाता है, उस रोड के ऊपर कोई एम्बुलेंस या पुलिस मोबाइल गुजर रही है। खैर, अब मैंने बेहतर समझा कि मैं मुड़ जाऊं और मैं वापस रोड की तरफ चला जाऊं। अगर पुलिस मोबाइल यहाँ पे आती है तो फालतू में बदनामी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ही मैं मुड़ा और मुड़ने के बाद मैंने वापस रोड की तरफ चलना शुरू किया तो वैसे ही ऐसा लगा कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेके पुकारना शुरू किया है। बड़ी मीठी सी सुरीली सी आवाज़ थी जिस आवाज़ में मेरे नाम को पुकारा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस कदर दिल फरेब आवाज़ है कि मैं लाख कोशिश के बावजूद अपने आप को मुड़ने से या रोकने से नहीं रोक पा रहा था। इसी दौरानिए में जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल की हामिल, बहुत ही हसीन औरत मेरे पीछे खड़ी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे एक बहुत ही मासूम सी मुस्कुराहट मौजूद है और दुनिया जहाँ की खूबसूरती उसके इस मासूम से चेहरे में समा चुकी है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो कदम रख रही थी तो उसकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम डगमगा रहे हैं या फिर उसके चलने में किसी भी किस्म का मसला मौजूद है। इसी दौरानिए में मैंने एक और चीज़ महसूस की कि जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे मुझे पायल ये घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने अपने पैरों में पायल और घुंघरूओं को पहन रखा है। इसी दौरानिए में जब वो औरत मुकम्मल तौर पे मेरे सामने आई और मेरी नज़र एग्जैक्टली उसके पैरों के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो पाँव हैं वो नॉर्मल औरतों से ज़रा हट के पाँव हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एड़ियाँ आगे की तरफ मौजूद हैं, जबकि जहाँ तक उसकी उंगलियों का ताल्लुक है तो वो शायद पीछे मौजूद होंगी। इस औरत के जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे
और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मैं किस औरत की साजिश में या किस चुड़ैल की साजिश में मुकम्मल तौर पे फंस चुका हूँ। इससे पहले कि मैं मुड़ता, मैं वहाँ से भागता, उस औरत ने वहीं खड़े खड़े अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया। आप यकीन करें, वो उसी जगह खड़ी हुई थी और अजीब बात यह थी कि उसके बढ़ने के बजाय उसका जो हाथ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके लंबा होता चला जा रहा था। और अब लग रहा था कि देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ के न सिर्फ मेरी गर्दन को दबोच लेगा, बल्कि शायद ये जो रात है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। इसी दौरानी में जबकि उसका हाथ मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होना शुरू हो चुकी हैं। मैंने बहुत ज़ोर लगा के एक चीख मारी और जैसे ही मैंने चीख मारी तो मुझे दोबारा से मोबाइल के सायरन की आवाज़ आना शुरू हुई। और अब लग रहा था एग्जैक्टली मेरे पीछे मोबाइल पहुंच चुकी है। और हैरान कुन बात यह थी कि वो चुड़ैल मुसलसल मेरे आगे की तरफ मौजूद थी। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं पुलिस मोबाइल के अंदर मौजूद था और पुलिस वाले मुसलसल मेरे ऊपर पानी छिड़क के मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों का कहना था कि मैं पिछले आधे घंटे से बेहोश था और ना सिर्फ मैं बेहोश था बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बुखार चढ़ चुका है। खैर, जब मुझे होश आया, होश आने के बाद जब मैंने उन पुलिस वालों से बातचीत की और उनको मेरे साथ जो वाक़या पेश आया था वो सारा का सारा बयान किया, तो सुनने के बाद वो कहने लगे कि भाई ये जो गली है जिसे मज़ार वाली गली कहा जाता है, इस गली में अक्सर रात के औकात में जहाँ पे वो बेरी का दरख्त मौजूद है, उस बेरी के दरख्त के अतराफ में या उसके ऊपर अक्सर लोगों ने उस चुड़ैल को वहाँ पे देखा है। जो भी रात के औकात में वहाँ से गुजरता है तो वो औरत कम अज़ कम उस आदमी को या उस शख्स को डराने की कोशिश किया करती है। आप यकीन करें, जिस सर्द रात में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, उस रात में बमुश्किल जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मुझे बहुत सारी उल्टियां लग चुकी थीं। मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन 8 या 9 दिनों तक शदीद बीमार रहा और इस दौरानी में एक पीर साहब थे जो मुसलसल मेरा इलाज करते रहे।